अस्सलाम वालेकुम। वीकली प्रॉफिट अपडेट के साथ मैं हूं अली आफ्ताब सईद और मेरे साथ हैं एडिटर प्रॉफिट मैगजीन खुरम हुसैन। सर, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। हमारी जो आखिरी दफा बात हुई थी उससे लेकर अब तक इंटरेस्ट रेट बदल चुका है, उसमें क्या तब्दीली आई है और उससे मैं और आप कैसे मुतासिर होंगे? देखिए, मैं और आप तो तभी मुतासिर होंगे अगर आपने कोई फ्लोटिंग रेट पे बहुत बड़े लोन्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर किस हद तक हम दोनों इतने एक्सपोज्ड हैं इसके रिस्क से, लेकिन बिजनेस और इंडस्ट्री वाले जो हैं उनकी तो कॉस्ट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि डेट 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 सर्विसिंग कॉस्ट चढ़ेंगी। लेकिन अली, इधर अब मजेदार बात ये लग रही है, मजेदार फ्रॉम अ न्यूज एंगल, नॉट फ्रॉम एनी अदर। ठीक है ना। तो हम लोग जर्नलिस्ट होते हुए ना थोड़े आदी हो जाते हैं कि खबरों को साथ साथ एंजॉय भी करने लगते हैं, टू कवर द न्यूज, उसको कैसे किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे अब लग रहा है कि स्टेट बैंक ने फाइनली एक बहुत बड़ी एडमिशन कर ली है, क्योंकि इसके साथ साथ जब डिसीजन अनाउंस हुई है तो उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके बाद एक एनालिस्ट ब्रीफिंग भी हुई और इसके साथ एक रिटन स्टेटमेंट भी रिलीज हुई है। एंड कॉम्प्रिहेंसिवली अब स्टेट बैंक एडमिट कर रहा है कि इकोनॉमी को कूलिंग की जरूरत है, यानी कि उसको ठंडा करना जरूरी है। अब ठंडा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि वो इतनी तेज रफ्तार से ग्रो कर रही थी कि वो ओवरहीट करने लग गई थी। ओवरहीटिंग का क्या मतलब है कि जो आपने जीडीपी में ग्रोथ रेट पैदा किया था इकोनॉमी में, उसने इन्फ्लेशन और फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट्स इतनी तेजी से पैदा कर दिए कि ये तो आपको बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही थी चीज। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गाड़ी ओवरहीट कर रही है और आप उसको रेस देते दे के और से और तेज चलाते रहे तो इवेंचुअली उसका इंजन सीज हो जाएगा, ब्लॉक टूट जाएगा। तो उससे पहले आपको उस गाड़ी को रोकना होता है। तो यही अब करना पड़ रहा है, जो ग्रोइंग इकोनॉमी थी उसको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि वो ग्रोथ जो थी वो गलत तरीके से पैदा की गई थी। और ये चीज अब एडमिट हो चुकी है स्टेट बैंक की तरफ से। उन्होंने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में ये भी कह दिया कि जो महंगाई आई है, पिछले कोई 1.5 साल से हम लोग ये सुन रहे थे स्टेट बैंक को कहते हुए कि यार ये ग्रोथ बड़ी जबरदस्त चल रही है और हमारा काम है कि इसको सपोर्ट करें, इस ग्रोथ को। इस दफा पहली दफा उन्होंने एडमिट कर लिया कि ग्रोथ के साथ जो इन्फ्लेशन आई है, अब हमारा सबसे बड़ा काम है उसको रोके किसी तरह से। और उन्होंने ये भी एडमिट कर दिया है कि ये इन्फ्लेशन काफी हद तक इकोनॉमी के अंदर से ही निकली है, यानी कि पिछले कोई 1 साल से मैं कहते आ रहे थे ये महंगाई बाहर से आ रही है, यानी कि हम लोग पेट्रोल और डीजल उनकी कीमतें चढ़ रही हैं तो सिर्फ उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई आ रही है। इस दफा उन्होंने पहली दफा एडमिट कर लिया कि नहीं, इकोनॉमी के अंदर से ही ज्यादातर आई है, काफी हद तक बाहर से भी फीड हुई है, दोनों दोनों। अब ये थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन हो जाती है कि भाई महंगाई इकोनॉमी के अंदर से कैसे आती है। आप मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करें, आप सब्सिडाइज क्रेडिट इंडस्ट्री को देते रहें, तो ये इवेंचुअली जाके महंगाई में लैंड अप करती है चीज। और महंगाई के साथ साथ ये डिवैल्यूएशन भी क्रिएट करती है, और डिवैल्यूएशन इटसेल्फ इज इन्फ्लेशनरी, क्योंकि आप जो चीज डॉलर्स में खरीद के रुपीज में आगे बेचते हैं उसकी फिर जाहिर बात है डिवैल्यूएशन के बाद कीमत चढ़ेगी। और जो चीजें हम लोग डॉलर्स में खरीद के आगे रुपीज में बेचते हैं उसमें पेट्रोल, डीजल और एलएनजी तीनों चीजें शामिल है। तो आपकी उसकी वजह से फ्यूल्स और बिजली और इन सारी चीजों की कॉस्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस चढ़ने की वजह से भी इंक्रीज होती है और आपके रुपए की कदर गिरने की वजह से भी इंक्रीज होती है। तो ऑल ऑफ दिस हैज बीन हैपनिंग, और अब जाके स्टेट बैंक कोई तकरीबन 1.5 साल बाद मानने के लिए तैयार हो गया। इंटरेस्टिंग बात है कि अब क्या हुआ है कि ये मानने के लिए तैयार है। अब एक दो चीजें हुई हैं। नंबर वन, पुराने स्टेट बैंक गवर्नर हजरात जिन्होंने ये सारे मसले क्रिएट किए थे और जिनके अंडर ये ग्रोथ रेट को सपोर्ट करना जो है ये टारगेट और प्रायोरिटी नंबर 1 बनाई गई थी स्टेट बैंक के लिए, वो चले गए उधर से। अब एक एक्टिंग गवर्नर है, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, तो पिछली गवर्नमेंट जो प्रेशर डालती थी स्टेट बैंक के ऊपर कि हमारी मर्जी पूरी करो, वो चली गई है। दूसरी गवर्नमेंट आई है, उसको असरात मैनेज करने पड़ रहे हैं उस सारे ग्रोथ रेट के। तो वहां से भी अब जो पहले प्रेशर था ग्रोथ को सपोर्ट करने का, वो प्रेशर अब हट चुका है। नंबर 3, IMF प्रोग्राम की बहाली इज नाउ विद इन साइट। अगस्त के महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और समटाइम इन अर्ली अगस्त अब इसकी होनी है बहाली, इफ द गवर्नमेंट्स प्रोजेक्शंस आर राइट। तो और IMF काफी दिनों से, काफी महीनों से इनफैक्ट यही डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी इस दफा कबूल हो गई है बात। और उसकी
कबूल होने की सबूत यह है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में इस दफा एक जुमला यूज किया गया है जो खास IMF के अपने लैंग्वेज से लिया गया। वो कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंट मॉनेटरी और सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट रेट डिसीजंस विल बी डेटा डिपेंडेंट। अब डेटा डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम लोग नंबर्स को देख के अपने फैसले करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा है कि मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन को हम स्टडी करके अब करेंगे फैसले। अप अंटिल नाउ स्टेट IMF ये मांग रहा था। आप IMF के प्रोग्राम्स पिछले मार्च का देखें, इस साल के फरवरी का देखें, उसमें एग्जैक्टली ऐसी लैंग्वेज में स्टेट बैंक को बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजंस शुड बी डेटा ड्रिवन। IMF ड्रिवन कह रहा है, ये लोग डिपेंडेंट कह रहे हैं, बात एक ही है। तो फाइनली जब वो वाली लैंग्वेज कबूल हो गई है और स्टेट बैंक खुद कह रहा है कि अब हम मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन को देखेंगे, वेराज माजी में ये लोग एंड ऑफ ईयर एवरेज इन्फ्लेशन देखा करते थे आज की सेट करने के लिए, जिससे उनको गुंजाइश मिल जाती थी कि एंड ऑफ ईयर इन्फ्लेशन टारगेट जो भी आप देख रहे हैं उसको डिटर्मिन करने में कुछ गुंजाइश मिल जाती है आपको, आप कम कर दें उसको और कह दें हमारे तो रेट्स जस्टिफाइड है। अब मंथ टू मंथ पे अगर आपने चलना है तो अभी 21% तो ऑलरेडी हो गई है जून के महीने में, जुलाई में मजीद और ऊपर जाने के इम्कान है। इंटरेस्ट रेट आपका 15% पे है। अगर आपको रियल डेटा ड्रिवन रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट चाहिए तो इसका मतलब है शायद सूद जो है उसको तो कोई 22% पे होना चाहिए, विच इज हिस्टोरिक। आई मीन पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कभी इस लेवल पे गया, अगर गया तो मेरी मेमोरी में नहीं है। तो आई मीन अब सीन बिल्कुल तब्दील हो गया। स्टेट बैंक का रवैया जो है वो पहले अगर नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। 180 डिग्री टर्न हो गया। एंड दिस इज व्हाट फॉर मी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। और अब हम लोग आई थिंक अगली जो आएंगी उनको बड़े इंटरेस्ट से देखेंगे कि भाई इस रास्ते पे अब अगर स्टेट बैंक ने चलना है तो वो कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा सर, ये जो पिछले हमारे गवर्नर स्टेट बैंक थे उनको भी IMF का आशीर्वाद तो हासिल था। मुझे तो बीच में ऐसा भी अब लगना शुरू हो गया कि IMF भी, उसके पास भी कोई प्लान नहीं है, वो हमारे साथ साथ ही सीख रहा है। हमारे साथ साथ सीख रहा है, बस यही दुआ करें हमसे नहीं सीख रहा क्योंकि गलत फैसले बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा देखें, आप सही कह रहे हैं कि पिछले जो वाले जो थे ना स्टेट बैंक गवर्नर साहब, वो आए तो IMF से ही थे और उनकी सोच, उनकी ट्रेनिंग, उनका करियर सारा IMF में ही गुजरा था। तो वही सोच लेके वो आए थे। तो जिस तरह से उन्होंने कोविड के महीनों के बाद खास तौर पे बिहेव किया है, ये काफी सरप्राइजिंग बात थी हम लोगों के लिए, क्योंकि he was actually going very much against what the IMF had been advising and saying all along। और उनके अगेंस्ट जाने का एक वजह थी कि जो PTI गवर्नमेंट थी उसने मार्च में जो IMF प्रोग्राम रिज्यूम किया था वो दोबारा से ऑफ ट्रैक जाके फरवरी तक ऑफ ट्रैक रहा, यानी कि वो वापस उस प्रोग्राम की बहाली जो थी वो ऑब्टेन नहीं कर सके। तो और इसमें पिछले गवर्नर साहब का, रजा बाकिर साहब का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स को इतना लो रखा हुआ था थ्रू आउट, ये काफी बड़ी डिमांड थी कि भाई इसको आप वापस पॉजिटिव टेरिटरी में लेके आए। आपके कोविड की अब सारे वो चीजें गुजर चुकी हैं, आपके पास अब मजीद स्टिमुलस देने की और कोई वो गुंजाइश नहीं है, खत्म करें अब इसको। अब वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहे थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मेरी थियोरी इसमें यह है कि उनके ऊपर खान साहब का बहुत ज्यादा प्रेशर था और ये चीज नजर आती थी कि वो अगर कभी भी कोई एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दें जो खान साहब को पसंद ना आए तो अगले दिन एकदम से उनको इस्लामाबाद बुलाया जाता था, उनकी मीटिंग होती थी खान साहब के साथ, उस मीटिंग की फोटोग्राफ खींची जाती थी और PM हाउस से वो फोटोग्राफ प्रेस रिलीज के साथ जारी की जाती थी। यानी कि सारी दुनिया को दिखाया जा रहा होता था कि कल अगर इस शख्स ने ऐसी बात की है जो खान साहब की मर्जी के खिलाफ जा रही है, आज वही शख्स खान साहब की मौजूदगी में बैठा हुआ उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो मैसेज इससे ये जाता था कि खान साहब जो हैं वो इसको मना लेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा अपनी पटरी से नहीं उतरेगा। तो आई थिंक रजा बाकिर साहब ने बहुत प्रेशर के अंडर परफॉर्म करने की कोशिश की है, वो नाकाम रहे मेरे ख्याल में, क्योंकि जो स्टेप्स आज ले रहा है स्टेट बैंक ये तो 1 साल पहले लेने चाहिए थे, लेकिन उनका हाथ रोका जा रहा था। हैरत की बात ये थी कि हाथ तो उनका कोई और रोक रहा था,
लेकिन वो अपनी जबान भी साथ साथ शामिल कर रहे थे। वो जिस तरह से टीवी प्रोग्रामों में आके बार बार हिमायत कर रहे थे हर चीज की, उससे थोड़ा इंप्रेशन फिर ये क्रिएट हो रहा था कि शायद इनको फोर्स नहीं किया जा रहा, शायद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी मर्जी से कर रहे थे तो फिर अब हाउ डज ही स्टैंड बाय व्हाट ही डिड टुडे बेस्ड ऑन व्हाट एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग हैपन टुडे। तो आई थिंक वो एक बहुत अजीब सी लेगेसी छोड़ के गए हैं रजा साहब। उनसे प्रेशर्स, यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्रेशर्स जो है वो संभाले नहीं गए। अच्छा, अभी आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि अगर तो डाटा ड्रिवन होगा तो शायद इस वक्त तो इंटरेस्ट रेट 21-22% होगा, लेकिन अच्छा ये वो जाहिर है इन्फ्लेशन के वजह से आप इसको ये फिगर दे रहे हैं। मेरी आज ही हादसाती तौर पे 2-3 कारोबारी हजरात से मुलाकात हुई और वो जब मैंने इसी तरह का फिगर पेश किया कि शायद पिछले 6-8 महीने में 21-22% इन्फ्लेशन हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, वो जाहिर एट द रिसीविंग एंड है तो उनको ये महसूस भी हो सकता है कि ज्यादा हुई है। दूसरे ये कि कोई डाटा है सरकार के अलावा जहां से पता लग सके कि जी कितनी हुई है? नहीं, सरकार के अलावा आप बस गेस कर सकते हैं सिर्फ। ये इन्फ्लेशन को मेजर करना एक बड़ी चीज होती है, इट्स नॉट सो सिंपल। एक पूरी लिस्ट बनती है वेरियस आइटम्स की, हाउस होल्ड डेली यूज, एसेंशियल आइटम्स एंड व्हाट नॉट। मुल्क में तमाम, मुझे एग्जैक्ट नंबर भूल गया कोई, लेकिन कोई 15 से 16 शहरों में पूरी टीम्स मौजूद हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जो फिर मार्केट्स में जाके उन चीजों की कीमतें जो हैं वो पता करके वापस लाके जमा करती हैं। वो सारा डेटा जो है वो फिर इन सारे शहरों से जाता है वापस इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हेडक्वार्टर्स में, और उधर वेटेजेस असाइन की जाती है। तो आटे की एक वेट दी जाती है, लाइट बल्ब्स की का एक अलग वेट दिया जाता है, कपड़ों का एक अलग वेट दिया जाता है, हाउस रेंट का एक अलग वेट दिया जाता है, और उसके तहत एक इंडेक्स बनाई जाती है। यूं करके ये किसी और इदारे के बस की बात नहीं है, अनलेस कोई और प्राइवेट सेक्टर में डेडिकेटेड इदारा खड़ा कर दे और कोई 150 तक के लोगों की टीम नेशन वाइड डिप्लॉय करे और वो लोग रोज रोज जाके ये कीमतें कलेक्ट करके वापस ला रहे हो, तो फिर जाके ये हो सकता है काम। बट इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल हाउएवर इज कि सम पीपल, जैसे जिन कारोबारी लोगों से आप बात कर रहे हैं, वो ज्यादा महसूस कर रहे हैं इस इन्फ्लेशन को, क्योंकि अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें वो तो मच हायर है। मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर भूल रहा है, बट इट्स बिन अबव 25% फॉर ओवर अ ईयर नाउ। एक साल से पहले वो कोई 27% को क्रॉस कर गई थी। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देखें वो और भी ज्यादा ऊंचा है सीपीआई से। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, वेयर यू आर, क्या आपकी जरूरी अशियात है, क्या किस किस्म की चीजों के साथ आपका कारोबार चलता है, आपको मुख्तलिफ इन्फ्लेशन का बोझ आपके ऊपर आएगा। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि लोग, बहुत और लोग हैं कारोबारी दुनिया में जो कहते हैं कि भाई हमें तो इससे कहीं ज्यादा बोझ महसूस हो रहा है। दे आर राइट इन व्हाट दे आर सेइंग। सीपीआई इज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो देख रहे हैं सिर्फ हाउस होल्ड जो चीजें कंज्यूम करते हैं और कंज्यूमर के ऊपर जो बोझ आ रहा है, एंड दैट्स इट। बिल्कुल। अच्छा, मेरे जैसे जाहिलों के लिए कुछ आसान अल्फाज में समझाया जा सकता है कि ओमो इंजेक्शन क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूँ आजकल आर्टिकल्स में ओमो इंजेक्शन। यार ये ओएमओ इंजेक्शन ना, इवन जो लोग करते हैं वो खुद समझाने में उनको कभी बड़ी मुश्किल पेश आती है। आई कैन कंफर्म दैट। देखिए, ओएमओ इज बेसिकली एक तरीका है जहां से स्टेट बैंक बैंक्स को पैसे देता है, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस। और ये नॉर्मली बड़े शॉर्ट टर्म इशू होते हैं कि अगर कोई चंद दिनों के लिए बैंकिंग सिस्टम में या चंद बैंक्स को ही अगर रुपी लिक्विडिटी की कुछ शॉर्टेज आ गई है चंद दिनों के लिए, और ये अक्सर होता है नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन में, तो फिर एक ओएमओ आप कर सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पे आप कुछ हद तक उनको लिक्विडिटी और पैसे जो हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं एक लोन पे, और वो 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको वापस दे देते हैं बेस्ड ऑन एन अग्रीड रेट। तो अब हो ये रहा है कि यह ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बैंक्स को पैसे दिए जा रहे हैं, और ये आजकल की पैदावार नहीं है, ये ऑलमोस्ट कोई इसको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं कि 66 डेज। इतना लंबा ओपन मार्केट ऑपरेशन लास्ट कब हुआ है मुझे तो नहीं याद, लेकिन 66 डेज के लिए 1 ट्रिलियन रुपीस प्लस, तो जाइगेंटिक किस्म के लॉन्ग टर्म
ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। लास्ट जो हुआ है वो कोई 74 डेज का था या 73 डेज। तो इतने लंबे लंबे जब देते हैं और इतनी बड़ी रकम है, ट्रिलियन रुपीस प्लस, तो उसका फिर आई मीन बड़ा ऑब्वियस मकसद यही होता है कि बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट को लेंड करने से शर्मा रहे हैं और बहुत ज्यादा प्राइस अटैच कर रहे हैं गवर्नमेंट को लेंड करने के लिए। 15% तो उन्होंने एक आध महीने पहले, 2-3 महीने पहले ही मांगने शुरू कर दिए थे ट्रेजरी अपनी डेट ऑप्शंस में कि अगर आपने 3 महीने के लिए हमसे रेंट करना है, लोन करने हैं ना पैसे, 15% हम आपसे चार्ज करेंगे, या 14.99% ऐसा कुछ था। तो अब गवर्नमेंट ने जब उनसे कहा कि यार ये बहुत ज्यादा आप मांग रहे हैं हमसे रिटर्न, तो उन्होंने कहा यार हमारे पास पैसे खुद कम पड़ रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम ओएमओ के थ्रू आपको पैसे दे देते हैं, वही पैसे आप हमें वापस लोन कर दें, लोन के जरिए, लेकिन ये जो आप रिटर्न इतना ज्यादा मांग रहे हैं इसको कम कर, इसको नीचे ले। अब एक दफा ये बात चल गई, जैसे दिसंबर में जब गवर्नमेंट ने ये किया था तो चल गई, रिटर्न्स जो थे वो थोड़े कम हो गए, 2-3 महीनों के लिए बात चली, उसके बाद फिर बैंक्स आ गए वापस आस्किंग फॉर मोर, फिर एक और दफा उन्होंने ये किया। तीसरी दफा जब गवर्नमेंट ने आके ये किया कि हम आपको ओएमओ के थ्रू पैसे दे देते हैं, तो बैंक्स ने वो भी इनकार कर दिया। वहां भी बैंक्स ने इतना लो रेट ऑफर किया गवर्नमेंट को, उस स्टेज पे ना गवर्नमेंट चाह रही होती है कि रेट आप ऊपर लेंगे, गवर्नमेंट दे रही है पैसे बैंक्स को, तो वो कहती है यार आप रेट हमसे ज्यादा दें। वो बैंक्स ने इतना कम रेट ऑफर किया, स्टेट बैंक ने स्क्रैप कर दिया वो। उसके चंद रोज बाद दोबारा आ गया स्टेट बैंक, और उसी रेट पे जो रेट बैंक्स उनको ऑफर कर रहे थे उसी रेट पे फिर उन्होंने दे दिए वो पैसे टू द बैंक, सेइंग ठीक है 74 डेज के लिए फिर आप इस रेट पे लें। तो लिटरली अब ये लेवल है कि 14% पे गवर्नमेंट से वो पैसे उठा रहे हैं, स्टेट बैंक से पैसे उठा रहे हैं बैंक्स, और 15% पे वो आगे गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि गवर्नमेंट के ही पैसे उनसे लिए 14% पे, 15% पे उनको आगे लेंड किया, बाकी आप मजे बीच में 1% ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितने मुफ्त के पैसे उनके बन रहे हैं। तो ये मौज और अयाशी चल रही है बैंक्स की, और ये ख्वारी चल रही है गवर्नमेंट की कि जैसे उनकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स चढ़ती चली जा रही हैं, इस किस्म की अजीब और गरीब किस्म के कंग फू कराटे उनको करने पड़ रहे हैं टू ट्राई एंड कीप बैंक्स इन द गेम। अच्छा सर, कल रात को ही प्रॉफिट ने एक स्टोरी ब्रेक की है कि सोलर पैकेज में हुकूमत कोई तब्दीली लेके आई है, और शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कि हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, और इस स्टोरी के मुताबिक तो वो मुश्किल हो गया उनका इंपोर्ट। जी, ये स्टोरी एक्चुअली आज रात ब्रेक हुई है, आपने अभी भी देखी होगी। और इसमें हुआ ये है, ये बड़ी अजीब चीज हुई है, ठीक है। कोई 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने एक बड़ा ऑर्डिनरी लुकिंग सर्कुलर इशू किया, जिसमें कहा कि यार ये जो फॉलोइंग आइटम्स हैं उनको अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उनके लिए आप प्रायर परमिशन लेके आए पहले के एलसी खोलने के लिए। जब उस लिस्ट को स्टडी किया तो उसमें सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर्स, सोलर बैटरीज and all other solar products, whether it's wiring used in solar installations or whether it's solar lanterns and solar geysers, सब शामिल थे इसमें, along with hundreds of other items. तो अभी जो इंडस्ट्री वाले थे वो इसको स्टडी करके इसका इम्पैक्ट अब्सॉर्ब ही कर रहे थे। तो इंडस्ट्री में कोई बंदा ये देखेगा, पहली चीज अपने बैंकर को फोन करेगा कि यार ये वाकई में हुआ है, वो कहेगा जी हाँ, अब तो आपकी एलसीज जो खुली हुई हैं उनको भी रिटायर करने से पहले आपको स्टेट बैंक से प्रायर परमिशन लेनी होगी, और मजीद और कोई एलसीयां खोलनी है तो आप पहले स्टेट बैंक से परमिशन लें और फिर खोलें। और वो मतलब ये है कि आप इतनी लंबी कतार में जाके खड़े हों कि आप दिनों दिन या हफ्तों तक, कई लोग हैं उनकी महीना हो गया अभी तक परमिशन नहीं आई, वापस कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़ी है, ठीक है। तो आप बैंकर से पूछेंगे, वो आपको ये बताएगा, आपका सप्लायर आपको फोन करके पूछेगा कि यार ये तो सुना है आपके यहाँ तो परमिशन चाहिए होती है और आप अपने एलसी शायद ना रिटायर कर सके, मैंने तो यहाँ से कंसाइनमेंट रवाना कर दिया, अब आप बताएं क्या प्लान है आपका। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था वेडनेसडे के दिन, कि अगले दिन वजीर आजम साहब की ट्वीट आ गई कि हम तो सोलर पैकेज लेके आ रहे हैं और पूरे मुल्क में हम सोलर का निजाम लाने वाले हैं। तो इंडस्ट्री वाले बड़े कंफ्यूज थे कि यार ये
क्या हम लोग एक ही पाकिस्तान में रह रहे हैं? हम लोग और ये वजीर आजम साहब के एक जगह पे सोलर इंडस्ट्री को इंकरेज करने की बात हो रही है, पैकेज लाने की बात हो रही है, और दूसरी जगह उसी के इंपोर्ट्स के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। तो ये चीज अब आज हम लोगों ने कवर की है, एंड इट डजंट मेक सेंस कि भाई आपने एक इंडस्ट्री को अगर आपने वो करना है, इंकरेज करना है, नंबर वन, और नंबर टू, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपने बचाने अपने, क्या आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जा रहे हैं सोलर इंस्टॉलेशंस, तो किस लिए बचाने हैं? ऑयल पेमेंट्स करने के लिए ना। तो आप सोलर इंस्टॉलेशंस को रोक रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक ऑयल पेमेंट्स। तो आई मीन अजीब सी बात बननी शुरू हो जाती है ना, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि आप अपने जो रास्ता आपकी निजात है इस ऑयल एंड गैस प्राइस हाइक से, उस रास्ते को रोक रहे हैं इन ऑर्डर टू कंटिन्यू बीइंग एबल टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑयल एंड गैस। इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी ऑड। तो एनीवेज, फिलहाल तो हमने स्टोरी ब्रेक की है, लेट्स फाइंड आउट एंड सी कि जैसे जैसे आगे चलते हैं, गवर्नमेंट को क्या शायद पता भी ना हो कि स्टेट बैंक की तरफ से ये चीज आई है। हो सकता है स्टेट बैंक को भी ये ना पता हो कि जिन HS कोड्स को उन्होंने बैन किया है, या बैन क्या कह रहा हूँ, जिन पे उन्होंने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए प्रायर परमिशन की कंडीशन लगाई है, कि उनके अंदर तो सोलर इक्विपमेंट सारी इंक्लूडेड है। इट्स पॉसिबल दे डोंट नो दैट, एंड आई थिंक इट्स पॉसिबल कि जैसे ही उनको ये इल्म में आएगा तो दे विल फाइंड अ वे टू मेक एन एग्जेम्पशन। बट आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग कि एक तरफ से आपकी पॉलिसी डायरेक्शन एक तरफ जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है वो बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रही है। थैंक यू खुरम साहब आपके टाइम का। टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज कीप सेंडिंग योर क्वेश्चंस, और हम उनको अब से हर हफ्ते जरूर इंक्लूड करेंगे अपने शो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।